हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईस्ट क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि है हमारे इस सिलेबस का लास्ट चैप्टर। और बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पहले ही लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसके बाद हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो चलिए समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को। तो सबसे पहले इन दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। सो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी इज़ कॉल्ड फॉरेन करेंसी। तो जो भी हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है उसके अलावा जो करेंसी होती है वो हमारी फॉरेन करेंसी होती है। ठीक है, तो एक तरीके से वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज हो गया। कैसे? जैसे इंडिया है, इंडिया का जो करेंसी है वो क्या है? रुपी। और यूएस का जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर। तो यूएस और इंडिया की अपनी अपनी खुद की करेंसीज हैं। तो अगर इंडिया के लोग यूएस जाते हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास डॉलर होना चाहिए। और अगर यूएस के लोग इंडिया आते हैं एज अ टूरिस्ट तो फिर उनको क्या चाहिए होगा? उनको इंडियन रुपी चाहिए होगा, क्योंकि अगर वो इंडिया में स्टे करते हैं तो उसके लिए उन्हें ट्रांजैक्शंस करनी होगी। चाहे कुछ भी खरीदना है तो कुछ भी खरीदने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? इंडियन रुपी होना चाहिए। इंडियन रुपी एक ज़रिया होगा उनके पास जिसके थ्रू वो कोई भी फूड आइटम, होटल सर्विस या कोई भी सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, तो हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे रुपी और डॉलर हो गया हमारा इंडिया का और यूएस का। तो ये हमारी जो रुपी और डॉलर है वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हमारे फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन इंडिया, अपार्ट फ्रॉम इंडियन रुपी, द करेंसी लाइक डॉलर, पाउंड एक्सेट्रा आर द फॉरेन करेंसी। जो अदर कंट्री की करेंसी होगी, लाइक डॉलर है, पाउंड है, ठीक है, जितनी भी करेंसीज होती है वो हमारी फॉरेन करेंसी हुई। और इंडिया की क्या है? इंडियन रुपी। तो इंडियन रुपी के अलावा जो अदर करेंसीज हैं वो हमारी क्या होंगी? फॉरेन एक्सचेंज होंगे। ठीक है, कि अगर इंडिया के लोग जाकर किसी भी देश में, कोई भी अदर कंट्री में जाके स्टे करते हैं तो उनके पास उस कंट्री की करेंसी होनी चाहिए। तो वो अपने इंडियन रुपी को किसी भी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा डॉलर हो, पाउंड हो या कोई भी अदर करेंसी हो, तो उसको क्या करेंगे? अपने इंडियन रुपी को एक्सचेंज कर लेंगे उस दूसरी कंट्री के करेंसी से। क्लियर है? तो उसे कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स और एफएक्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा इसे डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये फॉरेन हुआ और ईएक्स हमारा जो हुआ वो एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो इसे बोलेंगे फॉरेक्स। और ये एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेन को और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सचेंज को। ठीक है, तो इसलिए इन दो नाम से भी जानते हैं, फॉरेक्स एंड एफएक्स। क्लियर है? नेक्स्ट समझते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद अनदर करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। लाइक $1 इज एक्सचेंज्ड विद 80 रुपीज़। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री से अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर रही है। ठीक है, लाइक इंडिया के लोग 80 रुपये में यूएस की करेंसी ले रहे हैं तो उसे कितना मिलेगा? $1। ठीक है, क्योंकि $1 के हमारे इंडिया के रुपये के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू है? 80 रुपीज़। $1 80 रुपये का है हमारे यहाँ के। तो हम अपने 80 रुपये देंगे तब जाकर हमारे को $1 मिलेगा। और अगर यूएस के लोग आके इंडिया में स्टे करते हैं तो वो अपने $1 से 80 रुपीज़ तक का सामान हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं, चाहे वो खाना पीना कर रहे हैं या स्टे कर रहे हैं या जो भी उनका सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, तो वो इससे ले सकते हैं। तो ये एक रेट फिक्स्ड हो गई कि इतने $1 का कितना? 80 रुपये। ठीक है, तो ये एक एक्सचेंज रेट है कि इस रेट में हमारी करेंसीज एक्सचेंज होगी। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है। हर टॉपिक के साथ मैंने आपको एक एग्जाम्पल अटैच किया है तो आपको ईजिली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ही इजी टॉपिक है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इसे समझना ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होगा।
तो ये तो बेसिक चीज़ थी, फॉरेन एक्सचेंज क्या है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। जिस रेट में हम करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट में फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। वो कैसे, उसे समझते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट देखकर ही समझ आ रहा होगा, जो रेट फिक्स्ड है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुई, और जो फ्लेक्सिबल है यानी कि जो चेंज होती रहती है वो हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलेंगे उसे। ठीक है, सो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इज पैक्ड और फिक्स्ड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी और अ बास्केट ऑफ करेंसीज। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी कंट्री की करेंसी है वो पैक्ड कर दी जाती है। पैक्ड मतलब फिक्स कर दी जाती है टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, दूसरी करेंसी के साथ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें $1 जो है वो हमारे यहाँ के 80 रुपये के बराबर पड़ता है। ठीक है, हमारे 80 रुपये देंगे तब जाके हमें $1 मिलेगा। तो ये क्या है, ये वैल्यू फिक्स्ड हो जाती है कि भाई $1 हम आपको 80 रुपये का देंगे। समझ रहे हो, तो ये एक वैल्यू फिक्स्ड हो गई है कि 80 रुपये का $1 है और $1 के बदले 80 रुपये मिलेंगे। ठीक, ये नहीं कि कोई भी आया और बोलेगा कि भाई $1 के बदले मैं तो 100 रुपये लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू फिक्स्ड है 80 रुपये, तो वो 80 ही एक्सचेंज होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और वहीं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होगी हमारी। ठीक है, तो ये आगे चल के अभी मैं आपको समझाऊंगी कि जब डिमांड और सप्लाई कट होती है तो उस रेट पे जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है वो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो जाता है। अभी समझेंगे इसे आगे ब्रीफली। सेकेंड इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एक्टिवली इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्टिवली इंटरवेंशन करता है। ठीक है, बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ये पॉसिबल नहीं है। The exchange rate is allowed to fluctuate freely, responding to market forces such as changes in interest rate, inflation, trade balances. तो पूरा का पूरा जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो डिपेंड करता है हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई वर्क करेगी उसके अकॉर्डिंग ही फ्लक्चुएशन होगी। ठीक है, तो ये फ्रीली फ्लक्चुएट करता है और रिस्पॉन्ड करता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, जैसे कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया तो मार्केट एक्सचेंज रेट को इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई, ट्रेड बैलेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चेंज हो सकती है। बट फिक्स एक्सचेंज रेट में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो उसे चेंज कर सके, बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फ्रीली फ्लक्चुएट कर सकती है। क्लियर है, जो इनके डायमेंशंस हैं, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज होगा, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस चेंज होंगी, तो उससे फ्लक्चुएशन हो सकती है। बट फिक्स एक्सचेंज रेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है। लास्ट वन इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इंक्लूड करेंसी पैक्स टू द $US और द यूरो। तो यूरो है, $US है, वो सब जो करेंसीज हैं वो फिक्स्ड कर दी जाती है एक्सचेंज रेट की वैल्यूज़। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि $1 80 रुपीज़ का। ठीक है, तो 80 रुपीज़ क्या है, फिक्स्ड है कि 80 रुपये का हम एक $US को एक्सचेंज करेंगे। क्लियर है, तो जो भी ट्रेड होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो सारे $1 80 रुपये के ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि वो फिक्स्ड कर दिया गया है इतने ही अमाउंट में करना है। क्लियर है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मैनी मेजर इकोनॉमीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, जापान फॉलोज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो कई सारी जो इकोनॉमीज़ हैं वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज़ करती है, लाइक US, कनाडा, जापान, ये सब क्या फॉलो करती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो आई होप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आपको क्लियर हो गया होगा। जब वैल्यू ऑफ करेंसी फिक्स कर दी जाती है वो फिक्स एक्सचेंज रेट हुआ, और जब वैल्यू ऑफ करेंसी फिक्स नहीं होती है वो मार्केट की फोर्सेस के ऊपर यानी कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगी, क्योंकि वो इजीली फ्लक्चुएट करेगी। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हम क्यों डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की या फॉरेन एक्सचेंज की, और अगर डिमांड करते हैं तो क्या उसके मेरिट हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज। तो इतना तो आपको पता होगा, फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज बोथ आर सिमिलर। सो बेसिकली सबसे पहले आप खुद सोचिए कि हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करेंगे। आप इंडिया में रहते हो और आप डॉलर की डिमांड कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो डॉलर की डिमांड, सोचिए ज़रा। अब आप इंडिया में रह रहे हो, डॉलर की डिमांड कर रहे हो, यानी कि आप इंडिया से यूएस जाने की सोच रहे हो, राइट। तो यूएस जाओगे तो आपके पास डॉलर होने चाहिए, वहाँ की करेंसी होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन रुपी लेके जाओगे तो वहाँ कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग किस में ट्रांजैक्शन करते हैं, डॉलर में करते हैं। तो हमें कौन सी करेंसी की ज़रूरत होगी, डॉलर की। तो हम किसकी डिमांड करेंगे, डॉलर की डिमांड करेंगे। क्लियर है। तो अब कब कब हम डिमांड कर सकते हैं ये समझते हैं। फर्स्ट इज़ फॉर टूरिज्म, अगर हम घूमने जा रहे हैं तब हम डिमांड करेंगे डॉलर की। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं विदेश में, तो हमारे को डॉलर की या वहाँ की अदर करेंसी, जो भी कंट्री हो उसकी खुद की करेंसी की नीड होगी, ठीक है। और एजुकेशन पर्पज़ से जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, ठीक है, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ की करेंसी की हमें नीड होगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज परचेज, यानी कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड। अब अब्रॉड से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो अब जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो उनको पेमेंट किस में करेंगे, पेमेंट हम करेंगे डॉलर में, ठीक है। नेक्स्ट इज टू मेक इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड। अब अब्रॉड में हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें किसकी नीड होगी, उस कंट्री की करेंसी की, चाहे वो कोई सी भी XYZ कंट्री हो, वहाँ की करेंसी की हमें नीड होगी एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ शॉप्स, हाउसेज, फैक्ट्री एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स एक्सेट्रा। तो ये सब बनाने के लिए, ये सारी इन्वेस्टमेंट हमें करने के लिए उस अदर कंट्री की करेंसी की नीड होगी। क्लियर है। फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेशन क्या होता है ये सब आपको पता होगा। स्पेकुलेटिव मोटिव मीन्स जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से किया जाता है स्पेकुलेशन। कॉमन वर्ड में बोले तो स्पेकुलेशन मतलब जुआ वगैरह, ठीक है। तो विच मीन्स टू अर्न प्रॉफिट, कम वक्त में प्रॉफिट कमाना है, तो वो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए भी डॉलर डिमांड कर सकते हैं। सो द हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज द लोअर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। तो जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज का रेट होगा, ठीक है, रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, जितना ज़्यादा रेट होगा फॉरेन एक्सचेंज का उतनी कम हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, ठीक है। और जितना कम रेट होगा फॉरेन एक्सचेंज का उतनी ज़्यादा हम डिमांड करेंगे, यानी हायर रेट लोअर डिमांड, और उसी का वाइस वर्सा। अगर रेट लो होगा, किसका, फॉरेन एक्सचेंज का रेट लो होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। किसकी डिमांड ज़्यादा होगी, फॉरेन एक्सचेंज की। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखनी है। द हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज द लोअर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। दिस इंडिकेट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो ये जो शो करता है कि जितनी डिमांड हो रही है फॉरेन करेंसी की वो डिपेंड करती है उसके रेट के ऊपर, ठीक है, कि कितना रेट रख रहे हैं। अगर रेट ज़्यादा रखेंगे तो हम लोग डिमांड कम करेंगे, और अगर रेट कम रख रहे हैं तो हम लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। तो डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंडिकेट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कैसे होता है ये समझते हैं। आपको एक्स एक्सिस पे दे रखा है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन डॉलर, और वाई एक्सिस पे दे रखा है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्राइस ऑफ डॉलर टर्म्स ऑफ रुपी, ठीक है, यानी कि रुपी और डॉलर का कंपैरिजन करके बता रखा है, ठीक है। तो देखिए जब R1 है, यानी कि रेट जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो कम है, तो हम लोग यहाँ डिमांड भी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, डॉलर की। और अब इन्होंने रेट इंक्रीज़ कर दिया, देखो रेट इंक्रीज़ हो गया, पहले ये था अब ये हो गया। तो जैसे रेट इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। पहले डिमांड इतनी थी, अब वो डिमांड शिफ्ट होके यहाँ पर आ गई, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो इसी वजह से जो डिमांड कर्व है वो क्या हुआ, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग गया, ठीक है। जब रेट इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड कम हो गई, और जब रेट कम हुआ तो डिमांड इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, यही शो कर रहा है। इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा डिमांड कर्व बन रहा है। तो आई होप डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये ओवरऑल डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पर
कि जैसे ही रेट इंक्रीज़ होगा तो डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की वो कम हो जाएगी, और अगर रेट कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की। और किन किन कारणों से हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की वो भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की। डिमांड की बात कर ली कि क्यों डिमांड कर रहे हैं, अब हम सप्लाई क्यों कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की, ये देखते हैं। व्हेन फॉरेनर्स कम फॉर टूरिज्म पर्पस, अब टूरिज्म पर्पस से कोई जर्मनी से यहाँ पर आता है, ठीक है, तो जर्मनी से अगर कोई इंडिया आ रहा है तो उसको इंडिया की करेंसी की नीड होगी, इंडियन रुपी की, राइट। इसका मतलब है कि हमारी करेंसी की सप्लाई हो रही है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट इज व्हेन वी सेंड गुड्स एंड सर्विसेज टू अब्रॉड, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि विदेश में हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज भेज रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जो हमें पेमेंट मिलेगी वो पेमेंट किस में मिलेगी, अदर कंट्री के करेंसी में मिलेगी, ठीक है। तो अदर कंट्री की करेंसी चाहे वो US डॉलर हो या पौंड हो या यूरो हो, ठीक है, तो वो सारी जो करेंसी होगी वो कहाँ चली जाएगी, वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में चली जाएगी। तो इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब वो जाएगी तब ये करेंसी एक्सचेंज के रूप में यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो दीज फॉरेन करेंसी कंट्रीब्यूट टू द सप्लाई व्हेन एक्सचेंज इन द फॉरेक्स मार्केट। तो बेसिकली जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जो पेमेंट हमारे को मिलेगी वो हमारे लिए सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हेन फॉरेनर्स मेक इन्वेस्टमेंट इन अवर कंट्री लाइक शॉप, हाउसेज, फैक्ट्री एंड अदर फाइनेंशियल एसेट। जिस तरह हम अदर कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो हम डिमांड कर रहे थे फॉरेन करेंसी की, अब अदर कंट्री आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो पेमेंट भी करेगी हमें, तो तब क्या होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगी हमारी कंट्री के लिए, हमारे वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंक्लूड हो जाएगी अदर कंट्री की करेंसी। क्लियर है। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, जैसे कि कोई कंट्री आई, उसने अपनी MNC आके इस्टेब्लिश की यहाँ पर, तो वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए जितना भी वो पैसा लगाएंगे वो अपनी करेंसी में लगाएंगे, तो वो हमारी करेंसी के लिए सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगी, क्योंकि वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके रिसीव हो रही है। क्लियर है। लास्ट वन इज व्हेन द फॉरेनर सेंड अ गिफ्ट टू अस। अब कोई फॉरेनर्स इंडिया में गिफ्ट सेंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो भी फॉरेन करेंसी के लिए सप्लाई होगी। सो द हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हायर द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। तो जितना फॉरेन एक्सचेंज का रेट इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा सप्लाई होगी, और जितना कम रेट होगा उतनी कम सप्लाई होगी। तो इस वजह से इसका जो स्लोप होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, ठीक है। कैसे, वही सेम फीचर कि एक्स एक्सिस पे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन डॉलर और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर एंड रुपी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो सप्लाई भी कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। देख लो यहाँ पर इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गया। क्लियर है। इस वजह से ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व हुआ। तो आई होप आपको डायग्राम भी अच्छे से समझ आ गया होगा, उसकी स्टेटमेंट भी अच्छे से समझ आ गई होगी, क्यों इंक्रीज होने पे सप्लाई इंक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज होने पे एक्सचेंज रेट सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, और आपको उसके सोर्सेज भी समझ आ गए होंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के। तो आगे चलते हैं। अब हमने डिमांड देख लिया, सप्लाई भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम। हमने पढ़ा डिमांड जो होगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, और हमने पढ़ा सप्लाई जो होगी वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, ठीक है। जब डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेगी उस रेट पे हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बनेगा। और आपको याद हो तो ये हमने बात की थी कि जो मार्केट फोर्सेस होती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई जो होती है, जब वो इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, राइट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में यही पढ़ा था डिमांड रेट और सप्लाई के बारे में, तो समझते हैं इसको।
पहला क्वेश्चन ही अराइज होता है, हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। तो वो हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में पढ़ा था, जब डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है और जब पॉइंट बनता है उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है कि क्या एक्सचेंज रेट रखना है। वो डिपेंड करता है हमारे मार्केट फोर्सेस पे। तो आंसर देखते हैं। द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यही सब मैंने आपको समझाया था अभी पीछे कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है वो डिटरमाइन होती है एट द पॉइंट वेयर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की एक दूसरे के इक्वल होती है, उस रेट पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। तो अब दोनों डायग्राम आपने कर लिए हैं, इसलिए आपको ये वाला डायग्राम अच्छे से समझ आ रहा होगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ, ये अपवर्ड स्लोपिंग हुआ, किस कारण से हुआ, ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो वही बात रिपीट हो रही है दोबारा से कि डिमांड और सप्लाई जो मार्केट फोर्सेस है वो इंटरसेक्ट होती है, उस पॉइंट पे हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स्ड किया जाता है। ठीक है, तो डिमांड, सप्लाई और इक्विलिब्रियम तीनों हम कंडीशन इसकी फॉरेन एक्सचेंज रेट की समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। सो अब हम समझेंगे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है। इसमें अगर आपने ये थियोरेटिकल पार्ट ही अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आप एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलने वाले हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कब होता है और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कब होता है और किस कारण से होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की। व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, इट इज़ कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो ये क्या बोल रहा है कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है, इंक्रीज़ होएगी, उस टाइम पे हमारी करेंसी एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो जाएगी, यानी हमारी जो करेंसी की वैल्यू वो एप्रिशिएट कर गई। एप्रिशिएट का मतलब ही क्या हुआ कि बढ़ गया, है ना, बढ़ना हुआ एप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन मतलब घटना, अकाउंट्स में पढ़ा होगा सबने। डेप्रिसिएशन मतलब किसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होना, कम होना, और एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज़ होना। तो एप्रिसिएशन इंक्रीज और डेप्रिसिएशन डिक्रीज, उसी से हमारे को समझ आ जाता है कि जब वैल्यू इंक्रीज हो रही है करेंसी की तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है, और जब वैल्यू हमारी करेंसी की कम हो रही है तो वो हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। इफ़ US डॉलर इज एक्सचेंज फॉर ₹80 एंड नाउ वी हैव टू पे ₹75 फॉर $1। अब पहले हम US डॉलर 80 रुपये में एक्सचेंज कर रहे थे, अब 75 रुपीज़ में कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमें कम पे करना पड़ रहा है, 5 रुपये कम पे करना पड़ रहा है। यानी जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो गई, वो हमारी इंक्रीज़ हो गई। समझ आया? जब हमें $1 के बदले पहले 80 रुपये देने पड़ रहे थे, अब वहीं हम $1 के लिए 75 रुपये दे रहे हैं, यानी 75 रुपीज़ दे रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए, आपकी जो वैल्यू है वो क्या हुई, पहले 80 थी अब 75 हो गई, तो वो इंक्रीज़ हो गई। आपकी करेंसी की वैल्यू ऊपर को उठ गई है, इस वजह से आपको अब कम भी दे रहे हो आप, तो भी वो डॉलर के बदले ले रहा है आपसे। जहाँ आपको पहले 80 रुपये देने पड़ रहे थे, अब वहाँ आपको $1 के लिए 75 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो आपकी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई। और डेप्रिशिएट में पहले $1 के लिए आप 80 रुपीज़ दे रहे थे, अब आपको 85 देने पड़ रहे हैं, यानी कि ज़्यादा देने पड़ रहे हैं अपनी करेंसी से। कितने रुपए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं आपको, 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं अपनी करेंसी से। तो आपकी करेंसी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई है, इसलिए आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, कम वैल्यू होने की वजह से आपको 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, $1 पहले आप 80 रुपीज़ दे रहे थे, अब उसी $1 के लिए आप 85 रुपीज़ दे रहे हैं। तो समझ आ रहा है डिफरेंस कि 5 रुपये बढ़ गए, कि पहले आप
₹80 दे रहे थे, अब 85 यानी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई है, आपकी वैल्यू गिर गई है। इस वजह से अब आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है एक US$ के बदले। पहले आप कम दे रहे थे, अब और ज़्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि आपकी वैल्यू गिर चुकी है, आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई। दैट्स वाई आपको ₹5 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा समझना है कि जब एप्रिशिएट होगी तो आपको कम पे करना पड़ेगा, और जब डेप्रिशिएट होगी आपकी करेंसी की वैल्यू तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। तो बेसिक सा यही डिफरेंस था आपके एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी में। जब आपको एक US$ के लिए 80 से 75 पे करने पड़ रहे हैं, यानी कम पे करने वाले हैं, तो आपको एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी हो रहा है। और अगर आपको वहीं $1 के लिए पहले ₹80 देने पड़ रहे थे, अब 85 देने पड़ रहे हैं, तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। दैट्स वाई डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपकी कुछ डेफिनेशंस रह गई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से उसे समझ लेंगे तो आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है। A managed floating system is a system in which the central bank allows the exchange rate to be determined by market forces but intervenes under unfavorable conditions to influence the exchange rate. Basically, it is a combination of flexible and fixed exchange rate system. तो जो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम होता है वो फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यानी कि वो फ्रीली फ्लक्चुएट भी कर सकती है और उनको फिक्स्ड भी कर दिया जाता है। तो कैसे? जब सेंट्रल बैंक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इजीली आप लोग एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तो वो बेनिफिशियल होता है कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, जो कि हेल्प करता है हमारे जो एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं उससे रिलेटेड। एक्सटर्नल शॉक्स मतलब जो बाहर की कंट्री के साथ जो हमारा कंपटीशन होने वाला है, कंपटीशन को बनाए रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो हमारा फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट है उन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमारे मार्केट फोर्सेस काम करते हैं और फिक्स एक्सचेंज रेट जो होता है हमारा वो तो फिक्स होता ही है। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में इन दोनों कंडीशंस का यूज़ करता है ताकि वो मैनेज कर सके एक्सचेंज रेट सिस्टम को। ठीक है, फ्लोटिंग सिस्टम जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मतलब फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट का जो ये कॉम्बिनेशन है वो इजीली फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो सके। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑफन कॉल्ड फॉरेक्स एंड एफएक्स मार्केट, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को फॉरेक्स और एफएक्स मार्केट भी कहते हैं। वेयर करेंसी आर ट्रेडेड, जहाँ पर करेंसी क्या होती है, ट्रेड होती है। Their primary function is to facilitate the exchange of one currency for another. तो प्राइमरी जो फंक्शन होता है एक्सचेंज रेट का या एक्सचेंज मार्केट का वो यही होता है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करना। ठीक है, तो इसके कुछ की फंक्शंस हैं, उन्हें देखते हैं। फर्स्ट इज करेंसी कन्वर्जन। तो कन्वर्जन से आप समझते हैं, कन्वर्जन का मतलब कन्वर्ट करना, किसी करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करना, कन्वर्ट करना। सो इंडिविजुअल, बिजनेस and governments use forex market to convert one currency into another for various purposes such as international trade or travel. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है करेंसी कन्वर्जन, जिसमें हम करेंसी को कन्वर्ट कर लेते हैं वेरियस पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ट्रैवल के लिए, अदर सर्विसेज के लिए, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए करेंसी को कन्वर्ट करते हैं दूसरी कंट्री की करेंसी से। क्लियर है? सो नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का की फंक्शन है क्रेडिट फंक्शन। इम्प्लाइज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, यानी कि उधार की जो छूट दी जाती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर किस पर्पज से दी जाती है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आप पढ़ते जाएंगे आपको खुद ही समझ आता जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके की फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, जो कि करेंसी कन्वर्जन, क्रेडिट फंक्शन, हैजिंग, स्पेकुलेशन। अब हैजिंग और स्पेकुलेशन क्या होता है वो समझा देती हूँ। हैजिंग बेसिकली होता है डिफेंस के लिए जो यूज़ किया जाए, यानी इन फ्यूचर अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है उस
पर्पस से करेंसी को स्टोर करके रखा जाए। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। Importers, exporters and investors use forex market to hedge against potential currency fluctuation। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है उसे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर यूज़ करते हैं जो फ्यूचर में होने वाली फ्लक्चुएशंस जो हैं करेंसी की उसके लिए। दिस हेल्प दैम मैनेज रिस्क। तो हैजिंग के थ्रू क्या होता है, रिस्क मैनेज कर लेते हैं वो लोग। एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो जो भी रिस्क आने वाला है, जो भी अनसर्टेनिटी है, एमरजेंसी के टाइम में जो भी पैसा यूज़ करने के लिए हो सकता है, तो उसे हैजिंग करके डिफेंस के लिए संभाल के रख देते हैं। तो फ्यूचर में जो भी रिस्क होने वाला है, कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाती है अगर कंट्री के साथ, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उसे हैजिंग के थ्रू इम्प्रूव कर देती है। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ही तो फंक्शन है हैजिंग। ठीक है, और हम बता ही रहे हैं कि हैजिंग जो होती है वो हेल्प करती है रिस्क को मैनेज करने में और अनसर्टेनिटी को मैनेज करने में। क्लियर है। स्पेकुलेशन मैंने आपको बताया, जुआ वगैरह जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है या खेला जाता है। ट्रेडर्स इंगेज इन स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ट्राइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। जो भी शॉर्ट पीरियड के लिए एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसमें ही प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ट्रेडर्स इंगेज करते हैं। ठीक है, दे बाय अ करेंसी व्हेन दे बिलीव इट्स वैल्यू विल राइज। तो वो तब करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते हैं जब उन्हें लगता है कि इन फ्यूचर वो राइज करेगी। ठीक है, एंड सेल व्हेन दे एंटिसिपेट अ फॉल। और बेच देते हैं जब उन्हें लगता है कि भाई वैल्यू गिरने वाली है तो उससे पहले ही बेच देते हैं। ठीक है, अगर इंडिया में ही हम लोग एग्जांपल ले गोल्ड का, ठीक है, जब हमें लगता है कि सोना महंगा होने वाला है तो हम क्या करते हैं, उसे बाय कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर जब वो ज़्यादा महंगा होगा तो उसे क्या करेंगे, उसे बेच देंगे। अगर हमें 1 ग्राम के 1 लाख अभी मिल रहे हैं और इन फ्यूचर 1 ग्राम का 70,000 हो जाएगा, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम यही तो सोचेंगे कि अभी तो 1 लाख रुपए है और इन फ्यूचर 70,000 हो जाएगा तो हम अभी बेच देते हैं। तो जब हमें बेनिफिट किससे हो रहा है, 1 लाख मिल रहे हैं उससे बेनिफिट हो रहा है, तो हम 70,000 तक पहुंचने ही नहीं देंगे। ठीक है ना। तो उसी तरीके से होता है स्पेकुलेशन। उसमें भी जब रेट इंक्रीज हो रहे होते हैं उस सिचुएशन में बाय कर लेते हैं, और जब हमें लगता है कि फॉल डाउन होने वाला है, गिरने वाले हैं करेंसी के रेट, तो उस वक्त सोल्ड कर देते हैं, सेल कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। बहुत ही ईजी है, एक बार पढ़ लोगे समझ आ जाएगा। स्पॉट मार्केट को हम करंट मार्केट भी कहते हैं, यानी कि अभी जो इस वक्त की मार्केट चल रही है। द स्पॉट मार्केट इज अ फॉर्म ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करेक्टराइज्ड बाय इट्स डेली नेचर। क्योंकि ये करंट मार्केट है तो डेली नेचर पे डिपेंड करेगी, मेकिंग इट अ करंट मार्केट, राइट। द एक्सचेंज रेट यूज्ड फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन इन द स्पॉट मार्केट इज रेफर्ड टू एज द स्पॉट रेट। तो स्पॉट मार्केट से समझ आ रहा होगा ऑन द स्पॉट होने वाली जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो। ठीक है, यानी कि अगर हमारी करेंसी अभी $1 80 रुपये का है, ठीक है, तो 80 रुपये का, तो इस वक्त अगर मैंने आज ही डील फिक्स की है तो मुझे कितने पे करने पड़ेंगे, $1 के लिए 80 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। और वहीं फ्यूचर में अगर $1 100 रुपये का हो जाता है, ठीक है, तो तब भी मैं 80 रुपये ही पे करूँगी क्योंकि ऑन द स्पॉट मैंने 80 रुपीज़ में फिक्स्ड किया है। ठीक है, तो मैं 100 रुपये पे नहीं करूँगी। समझ आ रहा है। तो ऑन द स्पॉट जो होता है, करंट मार्केट के जो प्राइजेस होंगे वो हमारी करेंसी के फिक्स्ड हो जाएंगे। द एक्सचेंज रेट यूज फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन इन द स्पॉट मार्केट इज रेफर्ड टू एज स्पॉट रेट। क्लियर है। फॉरवर्ड मार्केट को देख के समझ आ रहा होगा, जो आगे होने वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए अभी से फिक्स्ड कर देना करेंसी की वैल्यू को। डेफिनेशन, द फॉरवर्ड मार्केट इज अ मार्केट वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज बॉट एंड सोल्ड फॉर फ्यूचर डिलीवरी। यानी कि अभी हमें सामान खरीदना नहीं है, हमें फ्यूचर में खरीदना है, बट हमने पहले से उसकी बुकिंग कर दी है। ठीक है, लाइक सोफ़ा सेट है, हमारे को अभी लेना नहीं है, फ्यूचर में लेना है, बट हमने अभी से बुकिंग कर दी कि भाई ये लीजिए 2000 रुपये, अब इन फ्यूचर हम आपसे ये सोफ़ा ले लेंगे, और आज डील हुई है कि ये सोफ़ा हम आपसे 50,000 में लेंगे,
और अगर फ्यूचर में उसका रेट बढ़ के 60,000 हो जाता है तो हम 60,000 आपको नहीं देंगे, हम 50,000 में ही लेंगे, क्योंकि हमारी डील तो पहले ही पक्की हो चुकी थी। ठीक है, तो फॉरवर्ड मार्केट ये होता है, सिंपल वर्ड्स में समझाया मैंने आपको। तो द एक्सचेंज रेट यूज इन दिस मार्केट इज नोन एज द फॉरवर्ड रेट। ठीक है, पहले ही फॉरवर्ड रेट पे फिक्स कर दिया जाता है कि इन फ्यूचर हम आपसे इस रेट में पर्टिकुलर चीज़ लेने वाले हैं। ठीक है, पीपल इंगेज इन दिस मार्केट फॉर 2 प्राइमरी रीजंस। इस मार्केट में 2 रीजंस की वजह से लोग इंगेज होते हैं। फर्स्ट इज हैजिंग एंड सेकेंड वन इज स्पेकुलेशन। हैजिंग और स्पेकुलेशन मैंने आपको समझा दिया। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस थ्रू हैजिंग, कि फ्यूचर में मैंने अभी आपको सोफ़े का एग्जांपल दिया, अभी हमने 50,000 रुपये में ख़रीद लिया है सोफ़ा, कि भाई फ्यूचर में हम आपको 50,000 रुपये दे देंगे। ठीक है, 2,000 रुपये दे के हमने बुकिंग कर ली। ठीक है, कि ये सोफ़ा हमारा हो गया, बट फ्यूचर में वो 60,000 का हो जाएगा, तो हम कितना पे करेंगे? हम तो 50,000 ही पे करेंगे, 60,000 पे नहीं करेंगे। तो टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस थ्रू हैजिंग, हैजिंग के थ्रू हम लॉस का जो रिस्क होता है उसे मिनिमाइज कर देते हैं, उसे कम कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये फ़ायदा होता है फॉरवर्ड मार्केट का। स्पेकुलेशन में क्या होता है? टू सीक अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न प्रॉफिट थ्रू स्पेकुलेशन, कि फॉरवर्ड मार्केट में कब 50 का 60 हो जाएगा, इस सब को देखते हुए स्पेकुलेशन के थ्रू हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेते हैं कि इन फ्यूचर गोल्ड का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए पहले से ही गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। ठीक है ना, कि इन फ्यूचर इसे बेच देंगे, अभी सस्ता मिल रहा है तो सस्ते में ख़रीद लेते हैं और फ्यूचर में जाके इसी सोने को हम महंगे में बेच देंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये किसकी वजह से होता है? स्पेकुलेशन की वजह से। तो हैजिंग और स्पेकुलेशन बेस्ट मार्केट फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब गुड न्यूज़ ये है कि इसी के साथ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट होता है। हमने अपने सभी चैप्टर्स, हर यूनिट, हर टॉपिक को कवर किया है सेशन 2023-24 के लिए। तो अगर आपने अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको हर यूनिट वाइज क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी और वहाँ से आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कर सकते हैं। आपको हर यूनिट का सफिशिएंट मटेरियल वहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए और हर यूनिट को अपने कवर कीजिए, पूरा सिलेबस वहाँ से आप अपना कवर कर सकते हैं। सो अब हम आने वाली क्लासेस में शुरू करने वाले हैं अपने इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस, जो कि हम TTS बेसिस पे लेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो आपको चैनल पर TTS पे रोज़ इंडियन इकोनॉमी की एक क्लास अपलोड मिल जाया करेगी। आप वहाँ से इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस भी कवर कर सकते हैं ईजिली। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है क्लासेस के वो मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। आगे हम कवर करेंगे अपनी इंडियन इकोनॉमी को। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।